के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पहला हमारा कि निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है निरीक्षण के द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान द्वारा नहीं हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है कि बालकों के व्यवहार का निरीक्षण कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ये है कि निरीक्षण के द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक के द्वारा नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, इसके लिए ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट हमारा 3 भागों में, सेकंड ऑप्शन 6 भागों में, थर्ड ऑप्शन है 5 भागों में और फोर्थ ऑप्शन दे रखा हमारा 8 भागों में। तो देखिए दोस्तों, शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ राइट हो जाएगा कि 3 भाग बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड बिल्कुल काले रंग के होते हैं। मीन्स काले रंग के जो प्योर काले हैं वो कितने कार्ड हैं। तो उसके लिए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, फर्स्ट हमारा 5, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन 2 दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 10। तो देखिए दोस्तों, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में बिल्कुल काले रंग के हैं मात्र 5 कार्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं गर्भावस्था को, सेकंड ऑप्शन है बाल्यावस्था को, थर्ड ऑप्शन है शिशुअवस्था को और फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था को। तो देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था है वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काल है, इसलिए इसको सीखने का आदर्श काल कहा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है कि इनका मुख अंदर की ओर दशा होता है। सेकंड ऑप्शन है इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न है। थर्ड ऑप्शन है इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि जो अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो कम घुलनशील होते हैं, लोगों में कम मिलते हैं, कम उनसे बातचीत करते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, इस तरह की समस्याएं उनमें पाई जाती हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकास से तात्पर्य प्राणी को समय के साथ संस्थानों में जटिल परिवर्तन समग्र को शामिल करते हुए स्वनियंत्रण एवं स्थायित्व के साथ व्यस्त की स्थिति को प्राप्त करना, उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की है या किस विद्वान ने दी है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंडरसन, सेकंड ऑप्शन है हैरिस, थर्ड ऑप्शन है गेसल, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स डेवर। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हैरिस ने ये परिभाषा दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है। मानसिक विकास का पहलू कौन सा, देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है बुद्धि, सेकंड ऑप्शन दे रखा है संवेदना, थर्ड ऑप्शन दे रखा है भाषा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे बुद्धि, संवेदना और भाषा सभी मानसिक विकास के पहलू हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड ने जन्म प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे वर्णित नहीं किया है। सिगमंड फ्राइड ने जन्म प्रवृत्तियों में किसको नहीं बताया, वो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है यौनवर्त को इन्होंने बताया है दोस्तों। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है युत्सा को, इसको भी इन्होंने यौनवर्त को बताया है, युत्सा को बताया है और आत्मरक्षा को बताया है। प्रेम को इन्होंने जगह नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट जाना किस प्रकार का व्यवहार है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिगमन, सेकंड ऑप्शन प्रत्यावर्त, थर्ड ऑप्शन आत्मीकरण और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दमन। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी बड़े व्यक्ति का छोटे बच्चे की तरह रोना, व्यवहार करना और पत्नी का रूठ के मायके चले जाना, अपनी माँ की गोद में सर रख के रोना, ये सभी कैसे बिहेव हैं दोस्तों, ये प्रतिगमन, मतलब बच्चे की तरह बिहेव करना, ये प्रतिगमन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास कि छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के प्रयत्न, ये भी करना चाहिए दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सांवेगिक स्थिरता हेतु प्रयत्न करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। थर्ड क्या दे रखा है, छात्र को अनुकूल वातावरण जन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि छात्र के अनुचित कार्यों के लिए उसे दंडित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ छात्र के अगर थोड़ा बहुत अनुचित कार्य भी कर देता है तो उसको दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समायोजन के लिए फिर वो अनुपयोगी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छात्र के अनुचित बिहेव के लिए उसके दंड देना। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि या ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में होता है। उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ओडिपस, सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रा, और थर्ड दे रखा है ए व बी दोनों, और फोर्थ दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि ये कैसी ग्रंथियाँ हैं। ओडिपस ग्रंथि के कारण जो लड़के होते हैं या जो बालक होते हैं वो अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, वो अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या आकर्षित होती हैं। तो ये दोनों ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा सी, ए व बी दोनों ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है, यह तथ्य विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या कहता है, निकट से दूर क्रम का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मस्तकाधोमुखी क्रम का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन दे रखा है विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो सिर से पैर की दिशा में विकास होने का जो ये तथ्य है वो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या क्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन पहला दे रखा हमारा 20%, सेकंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 40%, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो दे रखा है 50%। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं की जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं 50%। तो हमारा फोर्थ आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। एसएमसी में महिलाओं की 50% सीटें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है, किसने कहा यदि प्रश्नों की रचना सावधानी पूर्वक की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हार्लॉक ने, थर्ड ऑप्शन है गाल्टन ने, फोर्थ ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो दोस्तों देखिए, वुडवर्थ ने ये चीज़ कही है कि यदि प्रश्नों की रचना सावधानी पूर्वक की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, वुडवर्थ के द्वारा एक कथन क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की दी हुई है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इसमें स्किनर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गिलफोर्ड के द्वारा, सेकंड ऑप्शन काल्विन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन गिलफोर्ड, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वुडवर्थ। तो ये जो परिभाषा दी हुई है ये स्किनर के द्वारा दी हुई है। तो हमारा यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा स्किनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 1904 ईस्वी में ईपी पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, सेकंड ऑप्शन है प्रयासवत त्रुटि सिद्धांत का, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सूझ के सिद्धांत का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है कि ईपी पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व निम्न में से हैं। तो उसमें दे रखा है दोस्तों, देखिए पहला क्या दे रखा है बहिर्गमन, सेकंड पुनर्बलन, थर्ड दे रखा आकृतिकरण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी।
बहिर्गमन भी क्रिया प्रसूत के लिए पुनर्बलन और आकृतिकरण, ये सभी क्या है दोस्तों। इसलिए हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किसने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मोर्स व विंगो, सेकंड ऑप्शन दे रखा है थ्रस्टन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है साइमन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टाइलर के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था मोर्स और विंगो के द्वारा कहा गया था ये कथन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 110, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 140, फिर दे रखा है 130 और फिर दे रखा है 180। तो देखिए दोस्तों, पहले ये जो इसमें बुद्धि के तत्व थे वो पहले 120 थे, उसके बाद इनकी संख्या बढ़ा के 150 कर दी गई और फिर उसके बाद ये 180 तत्व भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ तक का वीडियो आपने देखा, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दे रखा है चिंता, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लगाव, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कुंठा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अनिद्रा। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो फोबिया उत्पन्न होने का क्या कारण है, चिंता के कारण फोबिया उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे होते हैं 20 क्वेश्चन पूरे।